तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूं डेली करंट अफेयर का नया लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 21 और 22 जून के जो करंट अफेयर्स हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ क्या है, नेशनल अफेयर के रिलेटेड है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उन्होंने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सिडबी के साथ MOU हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ HUA के द्वारा किया गया है ये, टू मेक लेटर एज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर प्राइम मिनिस्टर जो स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स है। तो ये जो स्वनिधि योजना है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसके लिए जो सिडबी है उसको एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के तौर पर क्या किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसके साथ साइन किया गया है। तो जो ये स्वनिधि योजना है जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है, तो उसकी जो योजना है उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, सिडबी जो इम्प्लीमेंट करेगा। तो जो PM स्वनिधि योजना है वो लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 1 जून 2020 को, फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन टू 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। तो 50 लाख जो 50 लाख स्ट्रीट के वेंडर्स हैं, यानी कि जो एक तरह से क्या है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो ठेले वाले हैं उनको 50 लाख जो ठेले वाले हैं उनको एक अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, एक लोन प्रोवाइड करने के लिए, टू रिज्यूम देयर लाइवलीहुड दैट हैज़ बीन एडवर्सली अफेक्टेड। तो क्या है कि अभी जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ था तो उसमें जो काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार छीन गया था। तो ये जो डेली वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये तो डेली की जैसे अपनी जो सब्ज़ी वगैरह बेच करके अपनी जब घर का गुजारा करते थे, तो इनका जो लाइवलीहुड है वो काफ़ी तरह से जो एडवर्सली अफेक्ट हो चुका था। तो इसको क्या है उसको वापस जो पटड़ी पर लाने के लिए तो इन्होंने क्या किया, एक वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो जारी करने के लिए एक स्वनिधि योजना जारी की है। तो स्कीम के तहत जो वेंडर्स हैं उनको तकरीबन 10,000 रुपये तक का 10,000 रुपये तक का जो है ऋण, जो एक तरह से वर्किंग कैपिटल लोन है वो एक प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि रिपेबल होगा। जो मंथली इंस्टॉलमेंट है पूरे 1 साल तक का टाइम उनको दिया जाएगा रिपेमेंट के लिए, और मंथली इंस्टॉलमेंट्स में इसको जो है पे कर सकेंगे वो। तो जो सिडबी है, सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश, और चेयरमैन एंड MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो नेक्स्ट न्यूज़ है उड़ीसा के जो राजा प्रभा हैं, एक जो उन्होंने क्या किया, सेलिब्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड वुमेनहुड। तो जो राजा प्रभा है ऑफ उड़ीसा इज ए 3-day फेस्टिवल ड्यूरिंग द मिड जून। तो ये क्या है, राजा प्रभा एक फेस्टिवल है, जो त्यौहार है वो मनाया जाता है उड़ीसा में। ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है और ये मिड जून में मनाया जाता है, प्रेफरली 14 से लेकर के 16 जून तक ये मनाया जाता है, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द मानसून। तो मानसून जैसे कि वो 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो ये तकरीबन मिड जून में मनाया जाता है। मानसून की जो बिगिनिंग है उसको बताने के लिए, उसको दर्शाने के लिए प्रतीक है उसका मानसून का। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑन दिस डे पीपल सेलिब्रेट मेंस्ट्रुएशन एंड वुमेनहुड। तो इस दिन लोग क्या कहते हैं, मासिक धर्म और महिलावाद को क्या करते हैं, मनाते हैं, बेस्ड ऑन द बिलीव दैट मदर अर्थ मेंस्ट्रुएट्स फॉर 3 days विच इज़ कंसिडर्ड एज साइन ऑफ फर्टिलिटी। तो क्या है कि जैसे कि एक इनके अंदर इनके पास एक बिलीफ है, इनकी एक बिलीफ है, विश्वास है इनका। तो उसके आधार पर ये मानते हैं कि जो मदर अर्थ है यानी कि धरती माँ है वो 3 दिनों तक मासिक धर्म करती है, और जिससे क्या है कि जो फर्टिलिटी है अर्थ की वो कहती है बढ़ती है, उसकी निशानी मानी जाती है। तो ये मानसून की बिगनिंग की क्या होती है, एक तरह से शुरुआत होती है। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट है जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने एक पैनल बनाया है जो लीड करेगा, अमिताभ कांत जी उनको लीड करेंगे, टू डेवलप जॉब प्लेटफॉर्म फॉर माइग्रेंट लेबर। तो जो माइग्रेंट लेबर हैं अभी वो अपने अपने घर गए हुए हैं, तो उनके क्या है कि वहीं उनको प्रोवाइड की जा सके जॉब वगैरह। तो उसके लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है नीति आयोग, जिसके पैनल हेड बनाए गए हैं अमिताभ कांत। तो जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसने एक पैनल बना दिया, हाई पावर कमेटी बनाई है, टॉप एग्जीक्यूटिव हैं जिसमें जो कंपनीज हैं, जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, टेक महिंद्रा है, तो उनकी टॉप एग्जीक्यूटिव को भी उन्होंने लिया गया है, ताकि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जानकारी है वो, या फिर जो एग्जीक्यूटिव वर्क है, टॉप एग्जीक्यूटिव वर्क है, तो टेक्नोलॉजी कंपनीज को लिया गया है, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टेक महिंद्रा हो गया,
और लीडरशिप किसकी है, मतलब जो पैनल है उसका हेड किसको बनाया गया है, जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नीति आयोग के अमिताभ कांत, तो उनको उनका हेड बनाया गया है। टू डेवलप ए जॉब प्लेटफॉर्म, तो जो माइग्रेंट लेबर्स हैं और ब्लू कॉलर वर्कर्स का मतलब क्या हो गया, एक तरह से जो डे टू डे वर्क करके अपना जो गुजारा करते हैं, तो उनके लिए जिन्हें मान लो लॉकडाउन की वजह से जिनकी जो जॉब चली गई है, तो उनको एक बेटर जो एम्प्लॉयमेंट है, एक तरह से अच्छा रोजगार उनको मिल सके, अपॉर्चुनिटी मिल सके उनको, तो उनकी भाषा में और उनके ही आसपास जैसे जहाँ पे वो अभी रहते हैं तो उसी के आसपास उनको जॉब वगैरह मिल सके और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो इसके लिए क्या किया है उन्होंने, जो एक जॉब प्लेटफॉर्म डेवलप किया है नीति आयोग ने टेक महिंद्रा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर के एक पैनल जो है वो बनाया है ताकि एक जॉब प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। तो कमेटी विल लुक इनटू टेक्नोलॉजी बेस्ड मेजर्स टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड टू माइग्रेंट लेबर। तो क्या है कि जो इश्यूज अभी आए हुए हैं माइग्रेंट लेबर्स के लिए, तो माइग्रेंट लेबर्स को जो जिन इश्यूज़ का, जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके समाधान के लिए कमेटी क्या करेगी, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड यानी कि जो तकनीकी आधार पर क्या करेगी, अपना जो मेजर्स वगैरह हैं, अपने कुछ समाधान वगैरह हैं वो ध्यान देगी उनके ऊपर, उनको ध्यान निर्णय जो समाधान है वो निकालेगी। तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। तो चेयरपर्सन कौन होता है इसका, नीति आयोग का जो भी चेयरपर्सन है वो है जो वहाँ उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होगा इंडिया का, वही इसका चेयरपर्सन होगा, और CEO इसके अमिताभ कांत। तो नेक्स्ट न्यूज़ है इसके वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन का नाम भी पूछ लेता, वाइस चेयरपर्सन का नाम, तो वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड। जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने 32nd जो वर्चुअल EAG प्लेनरी मीटिंग है वो लेड बाय FATF, तो FATF के द्वारा EAG प्लेनरी मीटिंग की गई थी, जो उसको अटेंड किया था 19 जून को ये मीटिंग हुई थी। तो वर्चुअल जो मीटिंग हुई थी उसको अटेंड किया था इंडियन ऑफिशियल्स ने। तो ये 32nd वर्चुअल EAG थी। तो इसमें जान लेते इसके बारे में डिटेल में एक बार। तो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो एनफोर्समेंट एजेंसी कौन सी होगी, जो भी मतलब रूल्स वगैरह को एनफोर्स करवाती है कि भी अच्छे से जो रूल्स हैं, लॉ है, कानून है वो पालन हो। जैसे कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है ED है, तो वो क्या करती है, जो छापे वगैरह मारती है कि भी किसी के पास काला धन वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया, रिप्रेजेंटेटिव दिया अपना। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो 32nd स्पेशल यूरेशियन ग्रुप है ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, तो ये EAG, इसको शॉर्ट फॉर्म में EAG कहते हैं। तो इस ग्रुप की जो 32nd स्पेशल मीटिंग थी 2020 की, अंडर द एजिस ऑफ, यानी कि जो किसके नेतृत्व में, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF है, उसके नेतृत्व में इन्होंने ये मीटिंग की थी। तो जो वर्चुअल मीट है वो चेयर्ड बाय EAG चेयरमैन मिस्टर यूरी चिकनजिन, तो जो रशियन फेडरेशन से ये बिलोंग करते हैं। तो जो इसके अभी EAG के हाल फिलहाल में जो चेयरमैन है वो है मिस्टर यूरी चिकाचिन। तो ये हैं वहाँ के जो चेयरमैन हैं। एंड जो डिप्टी चेयरमैन है मिस्टर फरहोद बिलोलोव, ये हैं तजाकिस्तान के क्या हैं, रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान के एक सिटीजन हैं, एक तरह से जो रिस्पेक्टेड सिटीजन है। तो ही इज हेल्ड इन चाइना इन जून 22। तो ये चाइना में हुई थी, इसकी जो मीटिंग वगैरह थी तो वो वहाँ पे हुई थी चाइना में 2020 में हुई थी। तो EAG के बारे में जान लेते हैं। EAG ऑफ FATF क्या है कि EAG क्या है कि रीजनल बॉडी है कंसिस्टिंग ऑफ 9 नेशंस। तो 9 नेशन है, इसमें 9 नेशंस हैं एक तरह से, जो इंडिया है, रशिया है, चाइना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस। तो ये 9 देश हैं, इसमें EAG के मेंबर हैं ये सारे। तो ये रीजनल बॉडी है, ये कोई ग्लोबल बॉडी नहीं है। इसमें सिर्फ जो रीजन है ईस्ट एशिया, ये जो यूरेशिया का रीजन है जैसे इसमें दिखा भी रखा है, तो यूरेशियन ग्रुप है ये, एक तरह से कम्बैट करता है जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस वगैरह को। तो इसमें क्या है कि जो इट इज़ एन एसोसिएट मेंबर ऑफ FATF, तो ये FATF का भी एक क्या है, एक सहयोगी सदस्य है। तो FATF का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और मेंबरशिप है इसकी 39, तो 39 मेंबर इसमें हैं। और प्रेसिडेंट है जो जियांग मिन लियू हैं, तो ये हैं इसके FATF के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है फ्रांस कमिट्स 200 मिलियन यूरोज टू सपोर्ट इंडियाज़ कोविड रिस्पॉन्स। तो जो फ्रांस है, तो फ्रांस ने और इंडिया ने एक साइन किया है क्रेडिट फाइनेंस एग्रीमेंट। तो उसमें क्या है कि जो फ्रांस है उसने प्रॉमिस किया है कि 200 मिलियन यूरोज, यानी कि तकरीबन जो इंडियन अमाउंट में अगर देखें तो 1709 करोड़ जो रुपए हैं उनको सपोर्ट करेगा फ्रांस। सो सोशल वेलफेयर सिस्टम है और इंडिया का जो COVID-19 रिस्पॉन्स है उसको सुधारा जा सके, ताकि उसके लिए क्या करेगा, जो मतलब 200 बिलियन यूरोज का सहयोग करेगा। द फंड विल बी प्रोवाइडेड टू इंडिया थ्रू AFD, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी
फ्रेंसिसिए डे डेवलपमेंट डे। तो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज में इसको AFD कहते हैं, तो इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो ये फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी हो जाती है। वैसे इसका नाम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AFD के नाम से ही जानेंगे। तो AFD के थ्रू क्या है, ये जो फंड है वो प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया को। तो AFD के बारे में जान लेते हैं। इसका प्रेसिडेंट है लॉरेंस टूबियाना, डायरेक्टर जनरल हैं रेमी रियोस, और हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है नियरली 1% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो 79.5 मिलियन फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड ग्लोबली एट द एंड ऑफ 2019। तो ये क्या कह रहा है कि जो UNHCR है, ह्यूमन राइट कमीशन है, एक तरह से UN हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें जारी किया गया है कि जो 2019 का अंत था, तो उसके अंत तक नियरली 1% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी वर्ल्ड 1% कितनी पॉपुलेशन, 79.5 मिलियन, यानी कि तकरीबन जो 80 मिलियन पॉपुलेशन है उसको फोर्सिबली डिस्प्लेस कर लिया गया अपनी जगह से, जैसे जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से उसको डिस्प्लेस कर लिया गया, वहाँ से उसको हटा दिया गया। तो ये तकरीबन 80 मिलियन के तकरीबन जो लोग थे इनको उनके साथ ग्लोबली डिस्प्लेस उनको कर लिया गया था। तो ये एनुअल रिपोर्ट की गई थी डिस्प्लेसमेंट। टाइटल इसका टाइटल क्या है जो रिपोर्ट इन्होंने UN जो रेफ्यूजी एजेंसी है, UN हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी। तो UN की जो रेफ्यूजी एजेंसी का नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। तो उसने जो ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2019, तो ये एक रिपोर्ट जारी की थी। इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2019। तो इसका नाम से पता चल रहा है कि जो जितने भी डिस्प्लेसमेंट हुई है लोगों की फोर्सफुली, उनके बारे में इसमें रिपोर्ट में बताया गया है। तो इसमें 2019 के बारे में बताया गया है। अबाउट एडिशनल 11 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड, वेयर 2.4 मिलियन शॉर्ट प्रोटेक्शन आउटसाइड देयर कंट्री। तो क्या कह रहा है कि 2019 में एडिशनल 11 मिलियन पीपल, यानी कि 11 मिलियन जो लोग हैं, 11 लाख लोग हैं, तो उनको डिस्प्लेस कर लिया गया था। यहाँ पे 11 लाख नहीं आएगा, 110 लाख आएगा। तो क्योंकि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 110 लाख हो गया ये। तो 110 लाख लोग जो उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। वेयर जो उसमें से जो 24 लाख लोग हैं उनको क्या मिल गई, प्रोटेक्शन मिल गई, जो मतलब उनके देश से बाहर, आउटसाइड देयर कंट्री। और जो 86 मिलियन लोग हैं तकरीबन, उनको मिल गई थी जो न्यूली डिस्प्लेस्ड विद इन द बॉर्डर ऑफ देयर कंट्री। तो उनको अपने कंट्री के अंदर ही, बॉर्डर्स के अंदर ही जो डिस्प्लेस कर दिया गया था। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं इसके बारे में क्या, कि इसी में क्या कह रहा है कि जो ऑन ग्लोबल फ्रंट, तो ग्लोबल फ्रंट पर अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट नंबर है 79.5 मिलियन, यानी कि 795 जो लाख लोग हैं, यानी कि एक तरह से 7 करोड़ 95 लाख लोग। और 1 इन द एवरेज 97 पीपल ऑन द प्लेनेट एट द एंड ऑफ 2019। और पूरे अगर विश्व में देखा जाए तो हर 97 लोगों में से एक आदमी को, एक व्यक्ति को क्या किया गया है, वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया एक तरह से। तो विस्थापन उनको किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाती है, जो 8 करोड़ के आसपास की अमाउंट है, तो ये 7 करोड़ 95 लाख के आसपास की अमाउंट, जो तकरीबन 8 करोड़ के आसपास बनती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको डिस्प्लेस किया गया है पूरे 2019 के अंत तक। तो 5 कंट्रीज अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द पीपल डिस्प्लेस्ड अक्रॉस द बॉर्डर। तो इसमें क्या है, जो पूरे जो जितने भी मान लो 80 लाख लोग हैं डिस्प्लेस किए गए हैं, उसमें से जो 5 कंट्री हैं, मेन जो 5 कंट्री हैं, उनमें से 2/3 यानी कि तकरीबन 68% लोग तो उन 5 कंट्री में से ही आ जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो वो 5 कंट्री हैं सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, साउथ सुडान एंड म्यांमार। तो ये 5 कंट्रीज आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UN ने जो हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज है, उसका हाई कमिश्नर है, यानी कि हेड है एक तरह से, जो फिलिपो ग्रैंडी हैं, और हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है 1 बिलियन चिल्ड्रन एक्सपीरियंस वायलेंस यूजुअली एज कंट्रीज फेल टू प्रोटेक्ट देम। तो यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 बिलियन कितने हो गए, तो तकरीबन हो गए 1 करोड़ के आसपास हो गए लगभग। तो 1 बिलियन चिल्ड्रन हैं जो उन्होंने क्या है, उनको वायलेंस का सामना करना पड़ा था एनुअली। तो क्या है कि जो कंट्रीज़ क्योंकि कंट्रीज़ हैं जो उन्होंने फेल कर दिया, वो फेल हो गई हैं उनको प्रोटेक्ट करने में। तो उनको प्रोटेक्ट करने में वो फेल हो गई हैं, तो इसलिए 1 बिलियन तकरीबन जो बच्चे हैं उनको पूरी तरह से क्या है, वायलेंस का सामना करना पड़ा है। तो जो ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020, ये तो ये रिपोर्ट का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने जारी की है और एक तरह से क्या है, पूरे वर्ल्ड के बारे में जारी की है, ग्लोबल ये लिस्ट है एक तरह से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये रिपोर्ट। तो ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग जो वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020 है,
ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा कोई भी फर्स्ट है अपनी तरह की एक पहली रिपोर्ट है। तो इसमें क्या कहा कि 1 बिलियन जो चिल्ड्रन है वो अफेक्ट किए जाते हैं, फिजिकली हो गया, सेक्सुअली हो गया, साइकोलॉजिकल वायलेंस है, उस तरह से क्या है तीनों तरह से क्या किए जाते हैं, अफेक्ट होते हैं और उनके ऊपर काफ़ी जो दिमाग के ऊपर है, उनके ऊपर फिजिकल है, उनके ऊपर क्या क्या काफ़ी असर पड़ता है। तो ये वायलेंस होती है ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू प्रोटेक्ट देम बाय फॉलोइंग एस्टेब्लिश स्ट्रेटजी। तो जो कंट्रीज वगैरह है वो अच्छे से स्ट्रेटजी का पालन नहीं करती हैं, जिससे क्या होता है कि उनको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं वायलेंस से, जो सेक्सुअल हो गया वायलेंस, फिजिकल वायलेंस हो गया, या फिर कोई भी साइकोलॉजिकल मानसिक क्या है मनोवैज्ञानिक तरह से जो हिंसा है उसको, उससे वो कंट्रीज प्रोटेक्ट उनको बचा नहीं सकती हैं। तो रिपोर्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च की गई थी। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, द यूएन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑन वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड द एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो ये सारे जो एक तरह से संगठन है, इन सब ने मिलकर इकट्ठी क्या की थी, इस जो रिपोर्ट है इसको लॉन्च की थी। तो इनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव सेक्रेटरी जनरल ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन और एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो ये क्या है कि पूरा एक तरह से क्या है, इन सब ने मिल करके ये जो जारी है रिपोर्ट है बनाई है और जारी की है। तो इट चार्टर्ड प्रोग्रेस इन 155 कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया गया है अगेंस्ट द इंस्पायर फ्रेमवर्क। तो इंस्पायर फ्रेमवर्क जो इसका यूनाइटेड नेशन का, तो उसके तहत 155 कंट्रीज़ को इसमें शामिल किया गया है जो ये रिपोर्ट बनाई गई है। ए सेट ऑफ 7 स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंटिंग एंड रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्डिंग टू वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो ये जो इंस्पायर है, इंस्पायर के तहत 7 वर्ड का ये जो वर्ड है, 7 लेटर का वर्ड है, तो इसमें 7 लेटर में 7 स्ट्रेटजीज बताई गई हैं कि भी कैसे जो प्रिवेंट किया जा सकता है, जो चिल्ड्रन है उनके अगेंस्ट जो वायलेंस है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। तो अभी जो एजेंसीज़ वगैरह हैं ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये जो यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, इनके बारे में एक बार जान लेते हैं मेन डिटेल इनकी। तो जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का वो है पेरिस फ्रांस में, डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे एजोले, तो मेंबर्स हैं इसमें 193 मेंबर हैं और 11 एसोसिएट मेंबर हैं। यूनिसेफ है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसके हेनरिटा होल्समैन फोरे, और WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड और डायरेक्टर जनरल इसके टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस। चीफ साइंटिस्ट है इसके सौम्या स्वामीनाथन, तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया से हैं, तो चीफ साइंटिस्ट ही हैं वहाँ पे। तो अबाउट एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन का जो संगठन है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, होवार्ड टेलर है, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव सेक्रेटरी जनरल ऑन वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन का जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है, डॉक्टर नजत मल्ला मस्जिद ऑफ मोरक्को, तो मोरक्को के हैं ये डॉक्टर नजत मल्ला। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड। तो आरबीआई ने डबल कर दिया है अपनी जो इसकी जो विड्रॉल लिमिट है, कहाँ की, जो पीएमसी बैंक है उसकी जो लिमिट थी पहले 50,000 कर दी गई थी, अभी उसको 1 लाख कर दिया गया है। तो 4 अदर बैंक्स विड्रॉल लिमिट इंक्रीज। तो इसके साथ साथ पीएमसी बैंक है जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था पिछले साल। तो इसमें क्या है, अभी इसकी लिमिट पहले बढ़ा करके 50,000 कर दी गई थी, तो अभी इसको दोबारा से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया था। इसके साथ साथ और भी 4-5 बैंकों की जो लिमिट है वो बढ़ाई गई है। तो रिजर्व बैंक ने किया है जो विड्रॉल लिमिट बढ़ाई है एक तरह से, जो मतलब कि लोग कितने पैसे निकाल सकते हैं, तो उसके ऊपर पहले लिमिट थी 50,000 तक निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि ये काफ़ी जो संकट से जूझ रहा है जो पीएमसी बैंक है, तो अभी उसकी लिमिट 1 लाख कर दी गई है। तो बट एक्सटेंडेड द मोनेटरियम ऑन द बैंक फॉर अनदर 6 मंथ। तो जो लेकिन जो बैंक के ऊपर क्या है रोक को 6 महीने और बढ़ा दिया गया है कि अभी तक अभी वो दोबारा से फंक्शनिंग वगैरह नहीं शुरू कर सकता, अभी उसको और 6 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा अपनी जो फंक्शनिंग वगैरह उसको शुरू करने के लिए। तो लिमिट मेन यहाँ पे पॉइंट ये था कि 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दी गई है। जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है उसकी जो विड्रॉल लिमिट है, लोगों के द्वारा जितने पैसे निकाले जा सकते हैं, तो इन्होंने और किन 4 बैंकों की जो लिमिट है उसको पहले जो इसको कम कर दिया गया था लिमिट को, विड्रॉल लिमिट को, उसको बढ़ा दिया गया है। तो उसमें 4 आते हैं, केरला मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझिकोडे केरला में है ये, हिंदू कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पठानकोट पंजाब में, श्री गुरु राघवेंद्र सहकार बैंक नियमिता बेंगलुरु कर्नाटका में, और यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोल्हापुर महाराष्ट्र में। तो ये 4 बैंक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी जो मान लो अभी आगे वाले एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या है कि अभी भी लिमिट लगा रखी है। तो इनकी लिमिट थोड़ी बढ़ाई गई है, लेकिन पूरी तरह से इसको ओपन नहीं किया गया है कि भी कितने भी आप पैसे निकाल सकते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर।
शक्तिकांता दास इसके गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर 4 हैं, लेकिन अभी एक पोस्ट खाली है। 3 जो अभी हैं वो हैं बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन और माइकल पत्रा। नेक्स्ट है एक्जिम बैंक से रिलेटेड। एक्जिम बैंक ने अपनी जो लाइन ऑफ क्रेडिट है $20 मिलियन की अभी जो निकारागुआ गवर्नमेंट है उसको क्या कर दी है, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है एक्जिम बैंक के द्वारा, जो निकारागुआ गवर्नमेंट है। अभी पिछले वीक में इसने एक्जिम बैंक ने जो मलावी है गवर्नमेंट उसको भी जो लाइन ऑफ क्रेडिट की तरह लोन दिया था। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे इन्हें एक्जिम बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसने क्या दिया है, जो लोन दिया है लाइन ऑफ क्रेडिट का एक तरह से $20 मिलियन का गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एल्डो चेवरिया हॉस्पिटल। तो ये एक हॉस्पिटल है एल्डो चेवरिया हॉस्पिटल, इसकी जो रिकन्स्ट्रक्शन है एक तरह से जो इसके जो सुधार वगैरह है पुनर्निर्माण के लिए ये पैसे दिए गए हैं। तो एग्रीमेंट वाज साइंड बाय तरुण शर्मा जनरल मैनेजर एक्जिम बैंक। तो एक्जिम बैंक के जो जनरल मैनेजर हैं वो कौन है, तरुण शर्मा है, तो इंडिया की तरफ से उन्होंने साइन किए थे। और जोस एड्रियन चेवरिया जनरल वाइस मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड पब्लिक क्रेडिट के गवर्नमेंट ऑफ निकारागुआ के। तो ये उस तरफ से क्या है जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस और पब्लिक क्रेडिट के। तो नेक्स्ट है जो टिल नाउ विद दिस एग्रीमेंट एक्जिम बैंक हैज़ एक्सटेंडेड 4 LOC, तो 4 लाइन ऑफ क्रेडिट अभी तक वो प्रोवाइड कर चुका है निकारागुआ को ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद ए टोटल वैल्यू ऑफ $87 मिलियन। तो तकरीबन $87 मिलियन की जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो अभी तक चार किस्तों में क्या कर चुका है एक्जिम बैंक प्रोवाइड कर चुका है निकारागुआ गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट के बेस पर। तो एक्जिम बैंक के जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र है और मैनेजिंग डायरेक्टर CEO हैं इसके डेविड रस्किन। हाँ, तो ये काफ़ी न्यूज़ में अभी आ रहा है, पिछले हफ्ते भी उन्होंने काफ़ी तकरीबन 200-250 के आसपास का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है मिलियन $US का वो प्रोवाइड किया था मलावी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट न्यूज़ है Hyundai मोटर से रिलेटेड। तो Hyundai मोटर इंडिया है जो उसने लिमिटेड है, यानी कि जो Hyundai मोटर की इंडिया की ब्रांच है एक तरह से Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड, उसने पार्टनरशिप किया है HDFC बैंक के साथ, ताकि जो फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग है क्लिक टू बाय उसको लॉन्च वो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया। इसमें क्या होगा कि जो Hyundai मोटर ने उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने फर्स्ट अपनी तरह से जो इंडस्ट्री का फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग है इट्स एंड टू एंड ऑनलाइन ऑटोमोटिव रिटेल प्लेटफॉर्म। तो ये क्या है कि सीधा कस्टमर्स यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से अपने जा करके गाड़ी वगैरह जो भी है वो खरीद सकते हैं। तो कोई ज़्यादा मतलब इसमें बीच में कोई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो सेल्समैन वगैरह की। तो अंडर दिस कंडीशन जो HMIL है Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड विल प्रोवाइड कस्टमराइज्ड कार फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस टू इट्स कस्टमर्स। तो क्या है कि एक तरह से जो फाइनेंसिंग सॉल्यूशन है कि भी किसी को लोन वगैरह की प्रोवाइड करना है, तो अगर मान लो किसी के पास टोटल अमाउंट नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए और उसके पास कुछ डाउन पेमेंट है या फिर कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो वो लोन वगैरह फाइनेंसिंग सॉल्यूशन है वो ले सकता है। जो HDFC बैंक जो इन्होंने लिंक किया है साथ में, तो वो HDFC बैंक उनको प्रोवाइड करेगा थ्रू इट्स ऑनलाइन कार बाइंग प्लेटफॉर्म। तो अपने कार बाइंग प्लेटफॉर्म पे क्या है वहीं से क्या है जो लोन वगैरह की सुविधा है वो भी लोगों को जो कस्टमर्स हैं उनको मिल सकेगी। तो जो Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड है उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली इंडिया में और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO इसके सियोन सियोब किम। तो ये है टोटल जो MD एंड CEO हैं Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड के। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरमैन है दीपक S पारिक। नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमी एंड बिजनेस रिलेटेड। जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट फर्म टू हिट ₹11 ट्रिलियन मार्केट। तो जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है मुकेश अंबानी की जो कंपनी है उसने क्या है कि 11 ट्रिलियन रुपीज़ का वो अपना जो मार्केट कैप है उसको एक्वायर कर लिया 11 जून को आफ्टर वैल्यूइंग 11.15 ट्रिलियन। मुकेश अंबानी बिकम्स वर्ल्ड्स 9th रिचेस्ट। तो क्या है कि मुकेश अंबानी पूरी दुनिया में 9वें सबसे अमीर जो इंसान है वो बन चुके हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में क्या है कि बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 11 ट्रिलियन। तो पूरे इंडिया में पहली कंपनी बनी है जिसको 11 ट्रिलियन जो रुपीज़ है उसका क्या मिला है मार्केट कैप उसकी हुई है। तो उसकी मार्केट कैप कितनी हुई है टोटल 11.15 ट्रिलियन रुपीज़ है। तो ये जो न्यूज़ है ये मतलब ये जो 11 तारीख तक की इन्होंने रिकॉर्ड की है और अभी रिलीज़ की गई है ये। तो विद दिस रिलायंस क्या है कि जो रिलायंस है उसने अकाउंट फॉर नियरली 9% ऑफ कंट्रीज टोटल एम कैप ऑफ 138 ट्रिलियन। तो जो इंडिया का टोटल एम कैप है वो 138 ट्रिलियन है और उसका अकेला का जो 9% शेयर है वो अकेले किसका है 9% है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। इट्स स्टॉक्स ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज व रिकॉर्ड हाई एट 1738.95। तो इसका जो स्टॉक्स वगैरह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो भी काफ़ी हाई रहा है 1738 रुपीज़ का, तकरीबन 1739 रुपीज़ का क्या है रहा है इसका स्टॉक रहा है।
तो नोटेबली द कंपनी शेयर डबल्ड सिंस मिड मार्च 20, तो मिड मार्च 20 के बाद इसका डबल क्या हो गया, लगभग डबल हो गया है शेयर, क्योंकि आपको पता है कि जो जियो प्लेटफॉर्म है इसका, तो उसमें काफ़ी सारे तकरीबन 11 से 12 जो बिलियन है उसके मिलियन डॉलर का क्या है इन्वेस्टमेंट अभी तक आ चुका है। तो तकरीबन 12 से 13 जो लोग हैं कंपनियाँ हैं उनमें क्या कर चुके हैं, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। तो इम्पोर्टेंटली क्या है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, द मोस्ट वैल्यूड फर्म टू फॉलोड बाय टाटा कंसल्टिंग सर्विस विच इज़ वैल्यूड एट 7.7 ट्रिलियन। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसके बाद का सेकंड जो टर्म वो फर्म आती है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, जो आपके एग्जाम्स ऑनलाइन वगैरह SSC के बैंकिंग के एग्जाम्स वगैरह भी कंडक्ट कराती है। तो TCS आयोन नाम से इनका एक ब्रांच है जिसमें वो जो स्पेशली ये क्या है कि जो ऑनलाइन वगैरह एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाती हैं। तो जो TCS है वो उसको सेकंड कंपनी है पूरे इंडिया में जो फर्म है, जिसका रिलायंस की है 11.15 जो ट्रिलियन डॉलर है, और जो 7.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू किसकी है, TCS की है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में जान लेते हैं। फाउंडिंग चेयरमैन है इसके धीरूभाई अंबानी, और अभी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है मुकेश धीरूभाई अंबानी, तो उनके बेटे हैं ये। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड रिजिग्नेशन से रिलेटेड न्यूज़। तो फॉर्मर RBI गवर्नर हैं उर्जित पटेल अपॉइंटेड किए गए हैं जो चेयरमैन ऑफ NIPFP, तो NIPFP के क्या किए गए चेयरमैन किए गए हैं। 19 जून को इनको क्या है चेयरमैन बनाया गया था। तो द फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उर्जित पटेल वाज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है उसके चेयरमैन बनाए गए हैं उर्जित पटेल। ही विल स्टार्ट हिज 4 ईयर टेन्योर, तो ये 4 साल का टेन्योर रहेगा इनका, और इनका 22 जून को यानी कि आज से ही क्या होगा इनका जो टेन्योर है वो स्टार्ट हो जाएगा। सक्सीडिंग विजय लक्ष्मण केलकर, तो विजय लक्ष्मण केलकर अभी तक क्या थे उसके चेयरमैन थे NIPFP के, तो अभी से क्या होंगे आज से जो चेयरमैन है 4 साल के लिए उर्जित पटेल होंगे। तो NIPFP के बारे में जान लेते हैं। जो सेंटर अंडरटेक्स रिसर्च पॉलिसी एडवोकेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन एरियाज रिलेटेड टू पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इंस्टीट्यूट असिस्ट द, तो क्या है कि जो ये इंस्टीट्यूट है ये पब्लिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं, एडवोकेसी है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उन एरियाज़ में क्या करती है रिसर्च वगैरह का काम करती है। तो आल्सो इसके साथ क्या है कि ये असिस्ट भी करती है जो सेंटर है, स्टेट है, लोकल गवर्नमेंट है उनको, ताकि जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जा सके, मतलब जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनमें सरकार की भी ये हेल्प करती है। जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसके नाम से पता चल रहा है कि पब्लिक फाइनेंस से और पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड ये जो इंस्टीट्यूट है। अभी चेयरमैन इसके विजय लक्ष्मण केलकर, और आज से क्या हो जाएंगे उर्जित पटेल हो जाएंगे। और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। RBI के जो हेड हैं गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, उन्होंने लॉन्च किया है सत्यभामा एक पोर्टल लॉन्च किया टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। तो माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर है उसमें जो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक सत्यभामा क्या किया गया है जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया है। तो जो यूनियन मिनिस्टर है कौन है, प्रहलाद जोशी, श्री प्रहलाद जोशी हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस, हैज़ लॉन्च्ड सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो ये फुल फॉर्म है इसकी सत्यभामा की। पोर्टल ये लॉन्च किया गया है डेवलप बाय नीति नेशनल इंफॉर्मेटिक्स जो सेंटर है। तो NIC है जो मेनली जो सरकार है, गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट होगी, जो सेंटर की या फिर स्टेट की गवर्नमेंट होगी, तो उनके लिए जो प्लेटफॉर्म वगैरह है, वेबसाइट्स वगैरह बिल्डिंग का काम कौन करता है, प्लेटफॉर्म हो गया, पोर्टल हो गया, तो वो बिल्ड करता है जो NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है उसने। तो और उसके साथ मिलकर किसने किया है, माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन, तो इन दोनों ने मिलकर के ये पोर्टल डेवलप किया गया है। तो पोर्टल इंटीग्रेटेड विद NGO दर्पण पोर्टल ऑफ नीति आयोग है, जो नीति आयोग का एक NGO दर्पण पोर्टल है उसके साथ ये इंटीग्रेट किया गया है। और इसमें क्या कि विल प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। तो माइनिंग और मिनरल सेक्टर में क्या करेगा, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। तो इसके जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है वो उनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और यूनियन मिनिस्टर कोयल एंड माइंस के श्री प्रहलाद जोशी जी। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो स्पोर्ट्स में क्या है, नेशनल चैंपियन है निकी कलायंदा पोनच्छा, वो इलेक्ट की गई हैं ITF मेंस टेनिस पैनल। तो ITF जो मेंस टेनिस पैनल है उसके जो हेड जो एक तरह से जो इलेक्ट किए गए हैं, तो उस कौन है वो, निकी कलायंदा
कलायंदा पूंछा। तो ये क्या है, 18 जून को इनको अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का कि भी 25 साल के जो निकी कलायंदा पूंछा है नेशनल चैंपियन ऑफ इंडिया एज ए मेंबर ऑफ ITF वर्ल्ड टेनिस टूर्स मैन पैनल रिप्रेजेंटिंग द एशिया ओशियनिया जोन विद टी चेन ऑफ चाइनीज टैपिए। तो इसमें क्या है कि 2 मेंबर एक तरह से बनाए गए हैं एशिया ओशियाना जोन में। इसमें एक है टी चेन ऑफ चाइनीज तपई और जो सेकंड है वो है इंडिया के जो निकी कलियांदा है वो ITF वर्ल्ड टेनिस टूर मेंस के क्या बनाए गए हैं, एक तरह से पैनल के मेंबर बनाए गए हैं। तो ITF का प्रेसिडेंट है डेविड हैगर्टी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं इसके कैली फेयरवेदर और हेडक्वार्टर इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में। ओबिचुरी से रिलेटेड जो न्यूज़ जान लेते हैं, जो पद्मश्री अवार्डी हैं और सोशल वर्कर हैं विद्याबेन शाह, उनका देहांत हो गया है। तो उनका क्या है कि जो वो पद्मश्री अवार्डी थे और नेशनल अवार्डी भी थे, फ्रीडम फाइटर थे, एक तरह से सोशल वर्कर विद्याबेन शाह थे, उनका देहांत हो गया है 97 साल की उम्र में। तो एक लेडीज़ थी, उनका देहांत हो गया है उनके घर में अपने, वो नई दिल्ली की रहने वाली थी। तो क्या है कि जो उन्होंने क्या किया, इंडियाज़ फर्स्ट बाल भवन एस्टेब्लिश किया था राजकोट में 1940s में, और उनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1922 को गुजरात में। शी वॉज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल हेड ऑफ द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल इन 1970। तो 1970 में फर्स्ट नॉन ऑफिशियल हेड कौन रही थी, जो ये हमारी ये विद्याबेन शाह हैं, ये जो उसकी हेड रही थी, जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल उसकी नॉन ऑफिशियल हेड रही थी 1970s के दशक में। तो न्यू दिल्ली के बारे में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है और गवर्नर है अनिल बैजल। ये अभी इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जान लेते हैं। तो कल क्या था कि 21 जून को क्या था, 6th इंटरनेशनल योगा डे था। तो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे ग्लोब पे 21 जून को मनाया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट अबाउट योगा। तो योगा लाइफ में योगा की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताने के लिए क्या किया जाता है, ये जो डे मनाया जाता है इन इंडिया। और इसके जो बेनिफिट्स वगैरह हैं योगा के, जो लाइफ में की भी क्या कुछ बेनिफिट हो सकते हैं, कितने के कुछ मतलब आपको मानसिक और जो शारीरिक तंदुरुस्ती मिल सकती है योगा से। तो उसके बेनिफिट्स वगैरह को लोगों के बारे में अवेयर करने के लिए क्या किया गया है, ये योगा डे मनाया जाता है। तो इस सेलिब्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो इंडिया में इसका कौन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या करता है, सेलिब्रेट करता है। तो इस साल जो 6th इंटरनेशनल योगा डे है वो 21 जून को मनाया जाता है, ये हर साल ही मनाया जाता है। तो इस साल क्या है, 6th जो है इंटरनेशनल योगा डे है। तो छठा जो दिवस है माई लाइफ माई योगा, एक तरह से यूनिक वीडियो ब्लॉग कंपटीशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया था, एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनको लॉन्च किया गया था। तो इसमें क्या था कि जो एक वीडियो वगैरह बना करके आप ब्लॉग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं जो वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पे, और उसमें क्या है कंपटीटर को जो विनर है उसको चुना जाएगा। तो इसमें ये जो अलॉन्ग विद द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, तो ICCR के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उन दोनों ने अनाउंस किया था कंपटीशन। तो ये 2020 के योगा डे के लिए ये कंपटीशन है जो इनको लॉन्च किया गया था, अनाउंस किया गया था। तो जो छठा इंटरनेशनल योगा डे है 2020 का, उसकी थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो मतलब घर पर रहो और योगा करो, और हेल्थ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको दिखाने के लिए क्या है कि भी ताकि अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसमें लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और योगा करके अपनी जो मेंटल है और फिजिकल हेल्थ है उसको मेंटेन कर सकें। तो इट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 11 दिसंबर 2014 बाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया के द्वारा ये प्रपोज किया गया था कि 21 जून को क्या बनाना चाहिए, इंटरनेशनल योगा डे बनाना चाहिए। और उसको पहली बार में ही तकरीबन 90 दिन के अंदर ही, जो मतलब प्रपोजल के 90 दिन के अंदर ही उसको मान लिया गया था। और 11 दिसंबर 2014 को इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा अनाउंस कर दिया गया था कि भी हर साल आपसे यानी 2015 से क्या मनाया जाएगा, जो इंटरनेशनल योगा डे है वो 21 जून को मनाया जाएगा। तो ये पहली बार हुआ था कि किसी भी कंट्री के द्वारा कोई प्रपोजल लाया गया हो और उसको 90 दिन के अंदर ही क्या कर लिया गया हो, मतलब मान लिया गया हो एक तरह से। तो इसके नेक्स्ट है 21 जून को ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 जून को हर साल सिंस 2006। तो 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। दिस इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड बाय इंटरनेशनल जो हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से, उसके द्वारा ये क्या है जो शुरू किया गया था, टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट सेफ नेविगेशन, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ मैरीन एनवायरनमेंट। तो जो जलीय जीवन है एक तरह से क्या है, जो समुद्री पर्यावरण है उसको सुरक्षित नेविगेशन हो सके, तकनीकी मानकों और सुरक्षा के बारे में, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो IHO के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की थीम 2020 की क्या थी, हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। तो क्या है कि जो हाइड्रोग्राफी से क्या कर सकते हैं, हम एनेबल कर सकती है जो स्वायत्त प्रौद्योगिकी है, यानी ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी जो खुद काम करती हैं।
तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। उसका जो फाउंड किया गया था 21 जून 1921 को फाउंड किया गया था, और सेक्रेटरी जनरल है इसके डॉक्टर मैथियस जोनस। लोकेशन है इसकी प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको, तो यानी मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है एक तरह से। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो 23 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी करंट अफेयर्स का नॉलेज अपनी उनको इसको इंक्रीज कर सकें। और हमारे चैनल पर करंट अफेयर के साथ साथ पॉलिटी है और मैथ है, फिजिक्स है, तो इसके साथ साथ क्या है और सारे सब्जेक्ट भी आप वहाँ पर रुके ले सकते हैं। और अब आगे भी आने वाले दिनों में कुछ दिनों में और भी सब्जेक्ट्स के साथ हम टीचर्स वगैरह के साथ बात चल रही है, तो और भी टीचर्स को हम ला रहे हैं, और भी फैकल्टी और भी सब्जेक्ट्स को हम जोड़ रहे हैं आपके साथ, तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी जो नॉलेज है वो मिल सकेगी। तो थैंक यू लाइक करने के लिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।